जय हिंद दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पर इस टॉपिक में, इस क्लास में पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे और ऐसे प्रश्न जो पिछली कई परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और आने की संभावना भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखना बहुत जरूरी है, वो ये है कि हर कोई स्टूडेंट पढ़ाई काफ़ी करता है, बहुत पढ़ाई करता है, लेकिन फिर भी वो रह जाता है। क्यों? क्योंकि एक तरीका है जो एक इंसान को पास करवा देता है, एक को फेल करवा देता है, या फिर एक को बाउंड्री पे रोक देता है। ठीक है, अब होता क्या है, किसी टॉपिक को अपन ने उठा लिया, उस टॉपिक को अच्छी तरीके से किताब से पढ़ भी लिया और ये समझ लेते हैं कि हमने ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी एक टॉपिक को अपन पढ़ लेते हैं, याद करते हैं, तो उसमें 90% डाटा अपना पूरा कंप्लीट होता है और जब इस टाइप के प्रश्न सारे उस टॉपिक के लगा लेते हैं और प्रश्न सारे बन जाते हैं, तब जाके हम कह सकते हैं कि हमारा टॉपिक अब कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये समझ लो कि 30 से 40 प्रश्न अपने कंप्लीट हो गए। ठीक है, 30 से 40 प्रश्न डिस्कस कर लेंगे। राइट, चलिए तो देखो यहाँ पे अति महत्वपूर्ण प्रश्न किसके है, बायोलॉजी के। ठीक है, अब यहाँ पे है पार्ट 1। अब इसमें सबसे पहला वाला प्रश्न है, क्या कहता है ये, इसको देख ले। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ठीक है, कोशिका टॉपिक अपन ने पढ़ा है, उसमें कोशिका में एक नाभिक होता है, उसका केंद्र होता है, उसी के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, लेकिन इस डीएनए मतलब केंद्रक के अलावा और डीएनए कहां कहां पर होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो नाभिक के अलावा किस कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो पहला वाला ऑप्शन है, यहां पर जवाब आपको देना है। वीडियो को रोक के हो सके तो इस प्रश्न को फिर से पढ़ लें और फिर आप जवाब दें, कमेंट में जरूर जवाब देना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला यहां पे दिया है तारक केंद्र। क्या तारक केंद्र में डीएनए हो सकता है, या फिर गोल्जी बॉडी, क्या गोल्जी बॉडी में हो सकता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर लसिका? ठीक है, अब इन चारों में से, चार ऑप्शन में से कौन सा वाला सही है और आपको जो सही लगता है वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए कौन सा वाला है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने लगा लिया होगा आंसर अपना और आपने कमेंट भी कर दिया होगा। तो देखें यहां पर इसका एकदम जो राइट आंसर है वो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, एक तो इस केंद्र के अंदर आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, तो इसके अंदर डीएनए होता है, यहां पर डीएनए, और इसके अलावा यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिलेगा इस टाइप का। इसके अंदर भी क्या होता है? डीएनए इसके अंदर भी उपस्थित होता है। क्लियर है? तो एक कोशिका के अंदर एक तो केंद्रक के अंदर होता है एक डीएनए, एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है। क्लियर हुआ? और यदि पादप कोशिका की हम बात करें तो उसमें हरित लवक होता है। हरित लवक के अंदर भी आपको क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा, यानी आनुवंशिक पदार्थ आपको मिलेगा। क्लियर है इतना? तो इस तरीके से यहां पे यह है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और प्लांट कोशिका की बात करें तो लवक, हरित लवक। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे ये तीन चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में बढ़ जाते हैं आगे। अगला वाला यहां पे पॉइंट आता है और इसमें ये लिखा है कि डीएनए की खोज किसने की? ठीक है, डीएनए की खोज किसने की? डी राइबोन्यूक्लिक एसिड। फुल फॉर्म क्या है इसका? डीएनए का डी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसकी खोज करने वाला व्यक्ति कौन है? यहां पे तीन ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, चार नहीं दिए, तीन दिए हैं। ठीक है, और भी आपके लिए आसान हो गया। ठीक, देखो पहला वाला क्या हुआ? जेम्स वाटसन। दूसरा वाला क्या है? बी फ्रेडरिक मिशर। ठीक है, फ्रेडरिक मिशर। और सी है फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारे लोग इसको इस सरल से प्रश्न को भी गलत करते हैं। ठीक है, और एमपीपीएससी की एग्जाम देते हैं तो उसमें आपने कई बार देखा होगा कि जो सरल प्रश्न हो जाता है ना, सरल प्रश्न आता है पेपर में, वही प्रश्न अपने से गलत हो जाता है। जब घर आके देखते हैं तो अपने को ऐसा लगता है अरे यार ये इतना सरल था, यही गलत करा है। ठीक है, ऐसा होता है। अब एग्जाम आपने दी है तो आपको 100% पता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सरल सा प्रश्न है तो इसको गलत नहीं करना। ठीक है, कौन सा आएगा? जेम्स वाटसन आएगा। डीएनए की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन ने की थी, या फिर फ्रेडरिक मिशर ने की थी, या फिर फ्रांसिस क्रिक ने की थी? किसने की थी बताएं? तो लगा लें और अपना कमेंट कर लें। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर देख लें तो यहां पर इनकी जो खोज करता है, अधिकतर लोग किसको लगाएंगे ये भी बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, अधिकतर 90% लोग जेम्स वाटसन को लगाएंगे, अधिकतर जेम्स वाटसन को लगाएंगे, लेकिन जेम्स वाटसन इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है फ्रेडरिक मिशर। कौन सा है? फ्रेडरिक मिशर। ये है, ये खोज करता है और बाकी
यहाँ पे जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया था वो किसने दिया था? तो डबल हेलिक्स मॉडल देने वाले व्यक्ति थे जेम्स वाटसन। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन दोनों ने मिलकर डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, जबकि डीएनए की खोज करने वाला व्यक्ति फ्रीडरिक मिशर है। क्लियर हुआ इतना? ठीक। अब इसके बाद तीसरे पे आ जाएं। वो तीसरा वाला प्रश्न ध्यान से पढ़ें इसको। ठीक है, इसमें लिखा है कि मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है। ठीक है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है। तो मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है वो कितनी है ये बताना है। चलिए, पहला वाला है ए 21 21 है, दूसरा वाला है 46 है। ठीक है, 46 है। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, उसके बाद 23 है और उसके बाद 26 है। ठीक है, अब इन चारों में से कौन सा है? ठीक है, अब यहां पर आप लोगों की सुई यहां पर आके अटक जाएगी, या तो बी है या सी है, बी है या सी है। ठीक, अधिकतर इसमें कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न को केवल समझना है कि प्रश्न में पूछा क्या है, टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं ये बोला है, या गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है ये बोला है। ठीक है, तो यहां पर गुणसूत्र जोड़ों की संख्या की बात की है, इसलिए यहां पे गुणसूत्र जोड़ों की संख्या होती है वो 23 होता है। राइट, ये। और यदि यहां पर ये बोलते हैं कि कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, कुल गुणसूत्र, तो कुल गुणसूत्र कितने हैं? 46 है, लेकिन बात हुई है किसकी? जोड़ों की, इसलिए 23 है। ठीक, क्लियर हुआ इतना? अब यहां पर फिर देखें, यहां पर एक वर्ड है जो डीएनए है, डीएनए से जुड़ा हुआ है, ये भी आपको बता दे रहा हूं कि डीएनए। ठीक है, और यहां पर एक होता है जीन। क्या होता है? जीन। तो जो जीन होता है ये क्या होता है? जीन किसका पार्ट है? तो जीन क्या है? डीएनए का एक भाग है, एक अंश है। ठीक है, डीएनए क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है, और उसी का एक अंग है, एक कण है, क्या? जीन। ठीक है, जो कि अनुवांशिक गुणों को, अनुवांशिक लक्षणों को माता पिता से संतान तक ले जाने का काम करता है। इतना क्लियर हुआ? तो याद रखना इसको कि इसी का अंग है। ठीक, अब इसके बाद फिर आते हैं 4th नंबर पे, और इसमें यहां पर क्या लिखा थोड़ा सा पढ़ ले इसको। सिंपल सा प्रश्न है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। पहली बार तो प्रश्न को ही समझना है इसको, बहुत सारों को यह प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। विविधता का मतलब होता है भिन्नता, अलग अलग। ठीक है, तो क्या कारण है? पहला है अनुकूलन, दूसरा है सहभागिता, और तीसरा सी है उत्परिवर्तन, और डी है बहुगुण सूत्र। बहुगुण सूत्र। देखें अब यहां पे इन चारों में से कौन सा सही है, बताएं इसको। ठीक है, कौन सा वाला है? अनुकूलन है, या फिर सहभागिता है, या फिर उत्परिवर्तनवाद है, या फिर यहां पे है बहुगुण सूत्रता। चलिए, तो लगा लिया आपने अपना आंसर, आपने लगा लिया होगा और कमेंट भी कर दिया होगा। तो देख लें अब यहां पर ध्यान से, यहां पर क्या है? इसका सही आंसर है उत्परिवर्तन। क्या है? उत्परिवर्तन। अब यहां पे अत्यधिक विविधता, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या? मतलब क्या मतलब है इसका? ठीक है, विविधता मतलब ये है कि एक मानसिक इंसान है, उसकी एक पीढ़ी गुजरी, फिर दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी, और चौथी पीढ़ी में जाते जाते उसके जो गुण है, लक्षण है, वो जो पीढ़ी है जहां से प्रारंभ हुआ उनसे बिल्कुल अलग हो जाएगी। ठीक है, उनके जैसा नहीं दिखेगा। जैसे मान लो से कि कोई बच्चा है तो माँ बाप जैसा दिखता है, गुण होते हैं ऐसे, लेकिन 3-4 पीढ़ी गुजरने के बाद में तीसरी चौथी पीढ़ी में उनके सारे लक्षण भिन्न हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो वो इस पीढ़ी जैसे नहीं रहते हैं जो चौथी वाली पीढ़ी है वो। ठीक है, इसलिए इसी को बोलते हैं क्या? विविधता, अत्यधिक विविधता। राइट, ये किस कारण से होता है? तो ये उत्परिवर्तन के कारण से होता है। और उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत यहां पर आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छी तरीके से, ये मैंने भी यहां पर क्लास इसके ली थी, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं कि जीवों में जैव विकास को लेकर एक पूरा टॉपिक है जिसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक, अब यहां पर आगे देखें तो 5वां पॉइंट है। 5वां पॉइंट क्या कहता है? 5वां प्रश्न क्या कहता है? इसमें बोला है कि निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। यहां पे 3-4 ऑप्शन लिए हैं, इन ऑप्शन में निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। ठीक है, किसमें नहीं होते हैं गुणसूत्र? देखो, तितली में, या फिर चीता में, या छिपकली में, या बंदर में। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तितली, चीता और
ये छिपकली और बंदर, राइट। अब इनमें से कौन सा आंसर आएगा, थोड़ा सा देख लें इसको ध्यान से, कौन सा आएगा। चलिए तो देखो यहाँ पर अपना आंसर यहाँ पे डन करो, और आपका जो सही आंसर है वो है छिपकली में, ठीक है। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, यहाँ तक कि छिपकली क्या है, सरीसृप उभय मतलब टाइप की एक जीव है, ठीक है। सांप वगैरह इनकी कैटेगरी की, तो सांप वगैरह की जो कैटेगरी होती है इनमें बहुत सारे ऐसे सरीसृप जीव होते हैं, उसमें लिंग गुणसूत्र का अभाव होता है, ठीक है। टेम्परेचर के वजह से ही इनका लिंग गुणसूत्र निर्धारित होता है, क्लियर है। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि छिपकली या फिर रेंगने वाले जीव है, सांप टाइप के इस तरीके से कीड़े मकोड़े भी है, तो उनमें इसका अभाव होता है लिंग गुणसूत्र का, क्लियर रहता। चलिए तो इतना यहाँ पर ये समझ लिया। अब इसके बाद में आते हैं अगले वाले 5 प्रश्न। ये 5 पूरे कंप्लीट हुआ, अगले 5 आएंगे और उन 5 के बेस पे कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन और करेंगे एक्स्ट्रा। चलिए दोस्तों, तो अब अगले प्रश्न यहाँ पर अपने सामने लिखे, ठीक है। अब यहाँ पर 6वें प्रश्न पे आ जाएं, और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है या भिन्न होती है। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस तरीके से भिन्न होती है, किस तरीके से अलग होती है, ठीक है। चलिए तो पहला ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में होता है नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर देख लें कोशिका भित्ति और सी है केंद्रक। अब किसकी वजह से कोशिका जो पादप कोशिका है वो अलग होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे तीनों में से कौन सा है, सिंपल सा दिख रहा है, ठीक है। कौन सा, ये है कि कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में मिलेगी, जंतु कोशिका में नहीं मिलेगी। बाकी केंद्रक पादप और जंतु दोनों में मिलेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया पादप और जंतु कोशिका दोनों में मिलेगा, ठीक है। अलग क्या है, तो अलग है कोशिका भित्ति, राइट। ये आंसर है, ठीक। अगला 7वें में बोला है कि पादप कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में निम्न में से कौन सा अनुपस्थित होता है, मतलब उपस्थित नहीं होता है, ठीक है, जिसका अभाव होता है। तो कौन सा वाला, ए कोशिका भित्ति, ये पादप कोशिका में होती है नहीं होती है, अनुपस्थित होती है क्या, तो ये तो होती है, ठीक है, ये होती है, उपस्थित होती है। उसके बाद फिर बात करें हम बी पे केंद्रक, तो पादप कोशिका में केंद्रक होता है, तो बिल्कुल होता है, ठीक है। तो ये भी एकदम सही है, ठीक है, ये दोनों ये तो होते ही हैं। अब फिर यहां पर देखिए तो यहां पे ER का मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका हिंदी में बोलेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका ये पादप कोशिका में होता है या फिर जंतु कोशिका में होता है, तो यहां पर ये आपको मिलेगा किसमें, ये जंतु कोशिका में मिलेगा। और यहां पे प्रश्न में क्या लिखा है, पादप कोशिका, इसका मतलब ये है कि ये पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, नहीं होता है, ठीक है। इसलिए यहां पर इसका सही आंसर क्या है, ये ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये तो दोनों में होता है, ठीक है। अब क्लियर हुआ ये। अब देखें यहां पे 8वां प्रश्न, ठीक है। 8वें में बोला है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है मतलब किससे बनी होती है, किस मटेरियल से बनी होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो पहला है प्रोटीन, प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन से बनी होती है क्या, तो आपको बताना है कि आंसर इसका क्या है, ठीक है, उसके बाद बताऊंगा मैं। फिर यहाँ पर वसा है, लिपिड है, फिर सेल्यूलोज है, और डी में यहाँ पे ए और बी दोनों, कौन सा वाला ऑप्शन आएगा, ABCD या फिर दोनों, देख लो। तो इसका सही आंसर है प्रोटीन और वसा दोनों से बनी होती है, तो ए और बी क्या है, दोनों आएंगे, मतलब आपका सही आंसर कौन सा होगा, ये डी होगा, ऑप्शन डी, क्लियर है इतना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद फिर अगला वाले पे आ जाए, और अगला वाला यहाँ पे क्या कहता है, ये कहता है नवा प्रश्न कि मानव शरीर के किस अंग में लसिकाएं बनती है, ठीक है। जो लसिका होती है मानव शरीर के किस अंग में बनती है, ये आपको बताना है। चलिए पहला लीवर में, क्या लसिका लीवर में बनती है, ठीक है। और फिर अग्नाशय, लसिका अग्नाशय में बनती है क्या, या फिर तिल्ली में, या फिर दीर्घ अस्थि में, ठीक है। बताओ जल्दी से आंसर कमेंट करो, देखते हैं आप सही आंसर इसका दे पाएंगे या नहीं, ठीक। चलिए लगा लिया आपने, कमेंट कर लिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पर लीवर में लसिकाएं नहीं बनती है, तो यहाँ पर इसका क्रॉस होता है। अग्नाशय में भी लसिकाएं नहीं बनती, तो ये भी क्रॉस होता है। और दीर्घ अस्थि में भी लसिकाएं नहीं बनती, तो ये क्रॉस होता है, मतलब ये बनता कहीं में है, तिल्ली में बनती है,
लसी का किसमें बनती? तिल्ली में, जिसे हम आरबीसी का कब्र ग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे इसको ध्यान रखना है, तिल्ली। क्लियर है? अब लास्ट यहां पे 10वां प्रश्न आया। 10वें प्रश्न को ध्यान से देखें, पढ़े इसको। इसमें लिखा है प्रोटीन संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? प्रोटीन का संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है, मतलब कोशिका के किस भाग में प्रोटीन बनता है। ठीक है, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अब यहाँ पे इतना मैंने बोल दिया तो इसे आप लगा दोगे। ठीक है, सिंपल सा है। अब यहाँ पे पहला है लाइसोसोम, उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया, फिर है राइबोसोम और फिर गोल्जी उपकरण। ठीक है, कौन सा वाला है जल्दी से बताएं। तो बहुत सारों ने तो देख के इसका आंसर दे दिया होगा, सिंपल सा प्रश्न है ये वाला। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है? सी वाला है। ऑप्शन कौन सा है? सी वाला, राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि इसी में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन ये बनाता है। इतना यहाँ पे क्लियर हुआ? तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर इसी टाइप के प्रश्नों को कंटिन्यू हम करते रहेंगे, मतलब कंटिन्यू ये इस टाइप की क्लास आपको मिलती रहेगी। प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको करते रहना है, ताकि जो प्रश्नों की प्रैक्टिस हम कर लेंगे तो वहां पे एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो क्लियर भी हो जाएगा। ठीक, चले तो मिलेंगे अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलें, जय हिंद।